भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को अभिव्यक्त करता है। भावों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है। वाणी द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो वहीं लेखनी द्वारा हम अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं या लिखते हैं। पर दोनों ही स्थितियों में आवश्यक है कि भाषा पर हमारा यथोचित अधिकार हो। भाषा का सौंदर्य दो बातों पर निर्भर करता है। एक यह कि वक्ता या लेखक के पास विपुल शब्द भंडार हो और इसके साथ ही साथ शब्दों के अर्थ का उसे सम्यक ज्ञान हो। इसके अभाव में भाव सही ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक और बात है कि जो भी कुछ अभिव्यक्त किया जा रहा है वह व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह शुद्ध हो, उसमें त्रुटियां न हो। भाषा में जब हम त्रुटियों की बात करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यह त्रुटियां, ये अशुद्धियां कई स्तरों पर होती हैं। कुछ उच्चारण एवं वर्तनी से संबंधित होती हैं, कुछ शब्द से संबंधित होती हैं, कुछ शब्द के अर्थ से संबंधित होती हैं और कुछ अशुद्धियां वाक्य के स्तर पर होती हैं। और इन्हीं आधारों पर हम अशुद्धियों को चार भागों में बांटते हैं। उच्चारणगत अथवा वर्तनीगत अशुद्धि, शब्दगत अशुद्धि, शब्दार्थगत अशुद्धि एवं वाक्यगत अशुद्धि। भाषा के द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति दो तरह से होती है, मौखिक एवं लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति का संबंध उच्चारण से है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति का संबंध मात्रा अथवा वर्तनी से है। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से बोलने या उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एकरूपता सुनिश्चित की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा की ध्वनियों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की ध्वनियों को अभिव्यक्त करने की जितनी अधिक शक्ति होती है, वह भाषा उतनी ही और उसकी वर्तनी उतनी ही समर्थ मानी जाती है। जब हम किसी शब्द का गलत प्रकार से उच्चारण करते हैं तो वैसा ही हम लिखते भी हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाषा सुनकर ही सीखी जाती है। सही सुनना और तदनुरूप सही लिखना बेहद आवश्यक है ताकि अशुद्धियां कम से कम हों। कई बार गलत बोलने वालों के संपर्क में रहकर हम गलत बोलने लगते हैं और फिर वैसा ही लिखने भी लगते हैं। कई बार भ्रम और अज्ञान के कारण भी हमारे द्वारा अशुद्धियां की जाती हैं। ये अशुद्धियां स्वर और व्यंजन दोनों के स्तर पर होती हैं। जब हम बात करते हैं उच्चारण एवं वर्तनीगत अशुद्धियों की, तो हम ये पाते हैं कि स्वर से संबंधित और व्यंजन से संबंधित अशुद्धियां देखने में आती हैं। और कभी-कभी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी अशुद्धि भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध बोला जाना भी आवश्यक है। जब हम बोलते हैं तब शब्द की ध्वनियों अर्थात वर्ण और अक्षर पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब हम स्वर से संबंधित अशुद्धियों पर एक दृष्टि डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो स्वर दीर्घ हैं वे कई बार हमारे द्वारा ह्रस्व रूप में प्रयुक्त होते हैं और ह्रस्व स्वर वे दीर्घ रूप में भूलवश हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं
और यह स्वर से संबंधित एक बहुत बड़ी अशुद्धि मानी जाती है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इस अशुद्धि को समझ सकते हैं। जैसे अ और आ, इन स्वरों से संबंधित हम कुछ यदि शब्दों को लें तो हम ये पाएंगे कि उसमें किस तरह ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर की अशुद्धि हो रही है। जैसे अधीन और आधीन, निश्चित तौर पर शुद्ध है अधीन। आगामी या आगामी, आगामी शुद्ध है। संसारिक या सांसारिक, सांसारिक शुद्ध है। साप्ताहिक या साप्ताहिक, साप्ताहिक शुद्ध है। आह्लाद या आह्लाद, आह्लाद शुद्ध है। अत्यधिक या अत्याधिक, अत्यधिक शुद्ध है। इसी तरह से हम इ एवं ई से संबंधित कुछ अशुद्धियों को लेते हैं और जो सामान्य रूप से त्रुटियां हमें देखने को मिलती हैं उनके कुछ उदाहरण हम यहां देखेंगे। जैसे कालिदास सही है, न कि कालीदास। उन्मीलित अशुद्ध है, जबकि सही है उन्मीलित। इसी तरह दधीचि अशुद्ध है, दधीच शुद्ध है। हानि अशुद्ध है, हानि शुद्ध है। परीक्षा या परीक्षा, निश्चित तौर पर परीक्षा शुद्ध है। कवयित्री अशुद्ध है, कवयित्री शुद्ध है। पत्नी अशुद्ध है, पत्नी शुद्ध है। श्रीमती अशुद्ध है, श्रीमती शुद्ध है। इसी तरह साहित्यक या साहित्यिक, साहित्यिक शुद्ध है। कवि या कवि, कवि शुद्ध है। ब्रिटिश या ब्रिटिश, ब्रिटिश शुद्ध है। अतिथि शुद्ध है, न कि अतिथि। ये कुछ अशुद्धियां थी जो इ एवं ई से संबंध रखती हैं। इसी तरह उ एवं उ से संबंधित कुछ अशुद्धियों को हम यहां देखेंगे। शून्य सही है, शून्य अशुद्ध है। पूज्य शुद्ध है, पूज्य अशुद्ध है। प्रतिकूल शुद्ध है, प्रतिकूल अशुद्ध। भूधर शुद्ध है, भूधर अशुद्ध। पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण अशुद्ध। हिंदू शुद्ध है, हिंदू अशुद्ध। रुपया या रुपया, रुपया शुद्ध है। इसी तरह प्रभु या प्रभु, प्रभु शुद्ध है। और एक अशुद्धि जो सर्वाधिक देखने में मिलती है, विशेषकर जब हम लिखते हैं, नूपुर शुद्ध है, न कि नुपुर। यह अशुद्धि प्रायः लिखते समय हिंदी भाषियों के द्वारा सर्वाधिक रूप से की जाती है। इसी तरह री से संबंधित कुछ अशुद्धियों की चर्चा हम करना चाहेंगे। हिंदी में तत्सम शब्दों में री वर्ण का प्रयोग होता है। री का उच्चारण संस्कृत से हिंदी में आते आते तक र में ई की मात्रा लगाकर जिस तरह से ध्वनि उच्चारित होती है उस तरह से किया जाने लगा। किंतु वे सारे शब्द जो कि संस्कृत से हिंदी में यथावत आए हैं, अर्थात जो कि तत्सम शब्द हैं, उनमें यदि री की ध्वनि है तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बोलते समय भले ही हम उसे र में ई की मात्रा लगाकर जिस तरह से ध्वनि उच्चारित होती है उस तरह से उच्चारित करें, पर कम से कम लिखते समय री की ध्वनि उन तत्सम शब्दों में सुरक्षित रहे। जैसे ऋषि में री लिखा जाएगा, न कि र में ई की मात्रा। ऋग्वेद, ऋतु, ऋचा, इन सभी में
री लिखा जाएगा, न कि र में ई की मात्रा। इसी तरह से कृपा और कृपा, कृपा सही है। दृष्टि या दृष्टि, दृष्टि सही है। सृष्टि या सृष्टि, सृष्टि सही है। गृहीत या गृहीत, गृहीत सही है। एक और अशुद्धि जो देखने को मिलती है, मराठी भाषा का अपना एक स्वभाव है और उससे प्रभावित होकर हमें देखते हैं कि री की ध्वनि रू की ध्वनि की तरह उच्चारित की जाती है। जैसे ऋषभ सही होगा, न कि ऋषभ। संस्कृत सही होगा, न कि संस्कृत। कृपा सही होगा, न कि कृपा। इसी तरह हम बात करेंगे ए और आई से संबंधित अशुद्धियों की। ए तथा आई एवं ओ तथा औ, इन दोनों ध्वनियों में जो इनके ह्रस्व रूप हैं, अर्थात ए एवं ओ, इन ध्वनियों का बहुत ज्यादा प्रचलन मालवा, निमाड़, राजस्थान आदि अंचलों में देखने को मिलता है और इसी वजह से औ की ध्वनि ओ में तथा ऐ की ध्वनि ए में परिवर्तित कर दी जाती है। ऐसा, कैसा, पैसा की जगह सही होगा ऐसा, कैसा, तैसा। इसी तरह से दैविक सही है, न कि देविक। सैनिक सही है, न कि सैनिक। दैनिक सही है, न कि दैनिक। इसी तरह से हम ओ और औ के बारे में देखें। दो शब्द हैं, और तथा और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। और का तात्पर्य होता है की तरफ, मैं बाजार की ओर जा रही हूं। और संयोजक शब्द है, मैं आऊंगा और तुम चले जाना, या मैं और तुम बाजार चलते हैं। यदि हम और की जगह और कहने लगे तो और तथा और में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस अशुद्धि का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, बोलते समय भी और लिखते समय भी। इसी तरह से हम कुछ और शब्दों को भी देखते हैं। मौलिक शुद्ध है, मौलिक नहीं है। इसी तरह से गौरव अशुद्ध है, गौरव शुद्ध है। इंदौर अशुद्ध है, इंदौर शुद्ध है। कौन अशुद्ध है, कौन शुद्ध है। नौ अशुद्ध है, नौ शुद्ध है। लौकिक अशुद्ध है और लौकिक शुद्ध है। ये कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें कि हम देखते हैं कि ऐ की ध्वनि ए में और औ की ध्वनि ओ में परिवर्तित हो जाती है बोलते समय, उच्चारित करते समय, और यही वजह है कि लिखते समय भी अर्थात वर्तनी में भी फिर हम इसी तरह का अशुद्ध प्रयोग करने लगते हैं। तो इन अशुद्धियों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुस्वार एवं अनुनासिक को लेकर हिंदी भाषाओं में भ्रांतियां दिखाई देती हैं। अनुनासिक ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तब हवा मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जब शिरोरेखा के ऊपर किसी अन्य स्वर की मात्रा होती है तो सुविधा के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुस्वार की ध्वनि जब हम उच्चारित करते हैं तो वह पूरी ध्वनि नाक से निकलती है और इसे प्रस्तुत करते हैं हम, या इसे हम लिखते हैं एक बिंदी के द्वारा। पर
पर आजकल जो एक चलन इस अशुद्धि का बढ़ा है वह यह है कि चाहे ध्वनि अनुनासिक हो या अनुस्वार की हो, हर जगह अनुस्वार के चिन्ह अर्थात बिंदी का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसा कि हमने अभी चर्चा में यह पाया कि अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, जो कि शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई और स्वर की मात्रा लगी है तो केवल लिखने की सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगा दिया जाता है, पर इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं होता कि हम प्रत्येक परिस्थिति में अनुस्वार के चिन्ह का ही प्रयोग करें। अनुनासिक ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह हम ये कह सकते हैं कि उसका प्रयत्न लघु होता है, जबकि अनुस्वार की ध्वनि पूरी तरह से नाक से निकलती है और उसका प्रयत्न दीर्घ माना जाता है। एक शब्द हम ले सकते हैं जिसमें एक जगह अनुस्वार का उपयोग किया गया है और दूसरे स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, और दोनों ही परिस्थिति में दोनों ही शब्द बिल्कुल अलग अलग अर्थ प्रतिपादित करते हैं। हंस यहां अनुस्वार की ध्वनि है और लिखते समय हम ह के ऊपर केवल एक बिंदी जो कि अनुस्वार की है उसे प्रदर्शित करेंगे या लिखेंगे। हस, हस चंद्र बिंदु है, अनुनासिक ध्वनि है। हस एक क्रिया को सूचित करती है, जबकि हंस एक पक्षी का सूचक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अनुस्वार की जगह यदि हम अनुनासिक का चिन्ह लगाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हमें बहुत सारे शब्दों में ध्यान रखना चाहिए कि कहां अनुस्वार का चिन्ह लगेगा और कहां अनुनासिक का चिन्ह लगेगा। अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों को समझने के लिए कुछ शब्दों के उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे ऊंचा में अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा, न कि अनुस्वार के चिन्ह बिंदी का। कंगन में अनुस्वार है, केवल एक बिंदी लगेगी। बांसुरी अनुनासिक है। ठंडा में अनुस्वार है। अंधेरा पुनः अनुनासिक ध्वनि है और यहां पर भी चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा। मां में हमेशा चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंगाल में अनुस्वार का चिन्ह एक बिंदु का प्रयोग होगा। गंवार में चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। जहां में चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। शंकर में अनुस्वार के चिन्ह एक बिंदु का प्रयोग होगा। संवारना में चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। पंख में अनुस्वार के चिन्ह एक बिंदु का प्रयोग होगा। कंस में अनुस्वार के चिन्ह बिंदु का प्रयोग होगा। गूंगा में अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। दांत में अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा और हंसमुख में भी अनुनासिक के चिन्ह चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राण का अर्थ है सांस, जिसे लेकर हम जीवित रहते हैं, और हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि ध्वनियों का उच्चारण भी वायु की सहायता से ही किया जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अल्प प्राण ध्वनियों के नाम से जानते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमें प्राण वायु की आवश्यकता अधिक होती है, उन्हें हम महाप्राण ध्वनियों के नाम से जानते हैं। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि व्यंजनों के जो वर्ग हैं क, च, ट, त, प, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, और अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों को समझने के लिए हम ये ध्यान रखें
कि इन व्यंजनों के वर्गों में प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी ध्वनि अल्प प्राण होती है, जबकि दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण होती है। अक्सर होता यह है कि महाप्राण ध्वनि के उच्चारण में चूंकि प्राणवायु की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उसका प्रयत्न कुछ अधिक होता है। उसे उच्चारित करने में कुछ ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, जबकि अल्प प्राण ध्वनि के उच्चारण में कम प्रयत्न लगता है। और इसी वजह से महाप्राण ध्वनियां अपने पास वाली अल्प प्राण ध्वनियों में हमसे बदल जाती हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब हम बहुत जल्दी कुछ बोलते हैं और इस बात का ध्यान जब हम नहीं रखते हैं। जैसे यदि मैं ये कहूं कि वह लड़का बहुत समझदार है, यहां समझदार में झ की ध्वनि ज में परिवर्तित हो गई। इसकी वजह यह है कि झ महाप्राण ध्वनि है और उसके पास की अल्प प्राण ध्वनि है ज, और झ की ध्वनि विशेष प्रयास द्वारा उच्चारित करने के बजाय सहूलियत इस बात की हो जाती है कि हम उसे ज में परिवर्तित कर बोल जाएं। पर लिखते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं। हिंदी भाषियों में प्रवृत्ति देखने में आती है कि महाप्राण ध्वनियां लिखते समय तो सुरक्षित हैं, पर बोलते समय अक्सर वे अपने पास की अल्प प्राण ध्वनियों में बदल जाती हैं। इसी तरह से उसने मुझे धोखा दिया, ख की जगह क का उच्चारण हो गया, क्योंकि ख के पास की अल्प प्राण ध्वनि है क, और इसीलिए धोखा धोखा में बदल जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण ध्वनियों में बदल जाती हैं, विशेषकर उच्चारण में या बोलते समय। जैसे छलनी जो है वह चलनी बन चुका है, इसके बदलने का भी यही कारण है। पर इन सभी त्रुटियों में जो एक बात दिखाई पड़ती है वह यह है कि ये सारी ध्वनियां उच्चारण में अशुद्ध हैं, अशुद्ध तरीके से बोली जाती हैं। लिखते समय अभी इन ध्वनियों में अशुद्धियां नहीं हुई हैं। यह भी देखने में आता है कि कई बार इसके विपरीत भी होता है कि अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि में बदल जाती है। मक्खन में आधा क अल्प प्राण है, कई बार वह ख में परिवर्तित होकर मक्खन इस तरह से भी उच्चारित किया जाता है, और कई बार वह लिख भी दिया जाता है। कुछ और अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों से संबंधित अशुद्धियों से जुड़े शब्दों पर हम एक दृष्टि डालेंगे। जैसे श्रेष्ठ अशुद्ध है, शुद्ध है श्रेष्ठ। घनिष्ठ शुद्ध है, न कि घनिष्ठ। भ्रष्ट शुद्ध है, न कि भ्रष्ट। पृष्ठ अशुद्ध है, पृष्ठ शुद्ध है। कनिष्ठ अशुद्ध है और कनिष्ठ शुद्ध है। कार्यक्रम के इस भाग में हमने उच्चारण एवं वर्तनीगत अशुद्धियों के अंतर्गत स्वरों से संबंधित अशुद्धियां, अनुस्वार एवं अनुनासिक से संबंधित अशुद्धियों तथा अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों से संबंधित अशुद्धियों की चर्चा की। कार्यक्रम के अगले भाग में हम व्यंजनों से संबंधित अन्य अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त शब्दगत, शब्दार्थगत एवं वाक्यगत अशुद्धियों की भी चर्चा करेंगे।